Welcome in our study Pantra classes. Here we will start a chemical reaction and equation, which is a chapter of science of class 10th. हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होता क्या है. तो केमिकल रिएक्शन दैट इज व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड देन फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट. यानी जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक. अब केमिकल रिएक्शन में दो तीन वर्ड आते हैं, जैसे कोडिंग वर्ड लाइक हो गया ये रिएक्टेंट, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एंड न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. अब रिएक्टेंट में एलिमेंट हो सकते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. तो सो रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, वो कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सॉल्यूशंस, मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ द एलिमेंट जब हम बात करते हैं तो उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो रिएक्टेंट वो होता है जिसको कि रिएक्शन में पार्ट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. प्रोडक्ट क्या होता है कि आफ्टर द रिएक्शन द सब्सटेंस विच आर फॉर्म दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. यानी जो सब्सटेंस रिएक्शन होने के बाद फॉर्म करता है न्यू सब्सटेंस, जिसका न्यू अरेंजमेंट होता है, न्यू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, तो वो क्या होता है, वो आपका प्रोडक्ट होता है. क्या होता है? प्रोडक्ट होता है. अब न्यू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है एटम्स का, देन न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है. बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि दो अलग अलग रिएक्टेंट है, उनकी जब हम बात करेंगे कि उनका जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और जब वो रिएक्ट करते हैं एक साथ, जब वो रिएक्ट करते हैं या फिर हीटिंग करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो भी इन्वॉल्व, अगर इसमें इवॉल्व करते हैं हीट को बाय डिफरेंट केमिकली प्रोसेस और फिजिकली प्रोसेस के थ्रू, हम उसको जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जो कि एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, न्यू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा उसके अंदर. तो वहाँ पे वो क्या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है. और न्यू अगर प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इवन फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी की सारी क्या होती है, डिफर करती है रिएक्टेंट से. ओके. इवन स्टेट भी कभी कभी चेंज हो जाता है. स्टेट्स मीन्स लाइक लिक्विड, गैस, लिक्विड स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स एंड एक्वस स्टेट्स. एक्वस स्टेट्स क्या होता है, जिसमें कि सॉल्वेंट क्या हो, आपका वाटर हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, एक्वस स्टेट कहते हैं. अब इस पूरे केमिकल रिएक्शंस को में बात हुई रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की. अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन. यानी इस केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं विद देयर स्टेट्स, तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म विद देयर स्टेट, दैट इज नोन एज आपका केमिकल इक्वेशन. यानी केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन को, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में शो करता है विद देयर स्टेट्स, उनके स्टेट्स के साथ कि वो लिक्विड में, रिएक्टेंट लिक्विड में है या सॉलिड्स में, दोनों रिएक्टेंट या फिर दो से ज़्यादा, जो भी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको अगर हम मिक्स कर रहे हैं, वो उनका जो स्टेट्स क्या है, देन आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट का स्टेट्स क्या फॉर्म कर रहा है, वो सारा चीज़ें हम यहाँ से पता चल जाता है केमिकल इक्वेशन से. यानी केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि कोई रिएक्शन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाया. क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. आपको यहाँ पे एक्टिविटी में क्लास 10th की एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन वो क्या बनाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की जब बात करी जा रही है, तो मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, सॉलिड स्टेट्स में हुआ, तो हमने उसको मैग्नीशियम को हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं मैग्नीशियम, क्योंकि बिकॉज Mg के फॉर्म में. एंड अब यहाँ पे एयर की बात करें, तो जब भी एयर में की बात करी जाती है तो बर्न होने के लिए एयर में ऑक्सीजन ही है जो कि हेल्प करता है फॉर बर्निंग. तो बर्निंग करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पूरे एयर में ऑक्सीजन ही आपको क्या करता है, हेल्प करता है. सो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम. और यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया. दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट में है, और फॉर्म करने को आफ्टर रिएक्टिव, जब रिएक्शन के बाद देन न्यू फॉर्म प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. ओके. अब यहाँ पे बात करी जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स O2 की जब बात कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है. अब यहाँ पे बात आती है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है. ओके.
मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसे कहते हैं? जब दो या दो ऐसे ज़्यादा एटम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स बनता है। और यहाँ पे आपका क्या है, एक एटम था, इसके साथ जब दो एटम्स, दैट मीन्स यहाँ पे हमने बैलेंस किया हुआ है। अब यहाँ पे बैलेंस करने की बात क्यों आएगी? वो इसलिए बात आती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के लिए हमने क्या किया, टू को, ये जो टू है कोफिशिएंट है मैग्नीशियम का, या ये कह सकते हैं कि टू एटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा जब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के। ठीक है, क्या बनेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा एक क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। ओके, तो यहाँ पे जब बात करें यार, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर सिंगल में रहता यानी टू यहाँ पे ना रहता तो हम कहते हैं कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट हियर वी कैन हियर टू बिकॉज ऑफ दैट वी बैलेंस दिस इक्वेशंस, सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरा इसमें केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारी इस चीज़ में क्लियर होगी। एंड देन अब स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद कि बैलेंस किस लिए किया जाता है। मैंने भी बताया कि बैलेंस करने की वजह क्या होती है इक्वेशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन ऑकर करते हैं, फॉलो करते हैं ये। तो दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे मास ना ही क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो यहाँ पे यही चीज़ हुआ है। सो अब इसके बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं किसको फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स ऑल केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस वजह से अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जितना रिएक्टेंट में होंगे उतना ही प्रोडक्ट में वो बैलेंस होंगे, उतना ही वहाँ पे भी होंगे। लाइक जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी एग्जाम्पल में, हमने अभी इससे पहले मैग्नीशियम की बात करी थी कि मैग्नीशियम को जो हम बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारा फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज इट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? नो, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस इक्वेशन करेंगे? यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम का जो एटम है वो एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एटम है वो कितना? एक है। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स कितने? एक है। तो सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम का जो एक है वो क्या है? एटम एक ही है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो बैलेंस तो है नहीं, तो हमें करना पड़ेगा बैलेंस। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दो हो गए, दो एटम हो गए मैग्नीशियम के, दो एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के भी हो गए। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का भी एक ही है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। सो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे जो हो गया मैग्नीशियम के दो एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हो गए इन अ प्रोडक्ट फॉर्म में। और जब रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन के भी दो एटम है यहाँ पे और मैग्नीशियम के भी दो एटम है। सो ये क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ दैट कि ऑल केमिकल रिएक्शंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स होंगे इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं, इससे पहले मैंने बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज ऑल केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या क्या होगा। जानते हैं 4 स्टेट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्टेट्स वो कौन कौन से होंगे वो जान लें, उसके बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ क्या जाना है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। इसमें पहला क्या होगा आपका? सॉलिड स्टेट। सेकेंड जो होगा आपका क्या होगा? लिक्विड स्टेट, यानी वो लिक्विड में भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, सॉल्यूशंस, जो भी लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड
गैसियस स्टेट एंड फोर्थ इज एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब क्या होगा, इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट, इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट, जो कि क्या हो, इसमें वाटर क्या हो, सॉल्वेंट हो। सो हम उसे क्या कहेंगे, एक्वस स्टेट का कहेंगे। जिस भी सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होगा उसको हम एक्वस स्टेट कहते हैं, उसका स्टेट क्या होगा, एक्वस स्टेट होगा। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट, यानी इन चारों में से ही कोई ना कोई स्टेट वो ऑकर करेगा रिएक्शन में भी, और आफ्टर द रिएक्शंस वही सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है, वो उस रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि, और वो किसके साथ रिएक्ट करता है इस पे भी डिपेंड करता है। सो फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में हमें पता चल गया कि ये चारों होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी किस तरह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये हमें पता चल गया कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने पढ़ा कि वो सारी चीज़ें, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, क्यों हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, ये भी हम बताएंगे किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अभी इसमें एक टॉपिक छूट रहा है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी प्रॉपर्टीज क्या है। हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या है केमिकल रिएक्शन की। तो जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल रिएक्शन की वो पहले पढ़ लेते हैं, देन फिर केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से होने से क्या क्या चीजें होती हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चीजें होती है, पहला चेंजेस आता है, चेंज इन स्टेट्स, यानी अगर कोई सॉलिड लिक्विड को मिला रहे हैं या लिक्विड गैस को मिला रहे हैं या सॉलिड गैस को कर रहा है, तो या तो वो सॉलिड में फॉर्म करेगा या तो वो लिक्विड में फॉर्म करेगा, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हो, जो भी उसका स्टेट्स बन रहा हो प्रोडक्ट का, सो वो चेंज होता है, इसमें चेंज इन स्टेट आता है। सेकेंड, चेंज इन कलर आता है, कलर में चेंजेस आ जाता है। मान लो रिएक्टेंट का कलर कुछ है एंड प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है कलर अलग बन रहा है, तो सो उसमें चेंज, कलर में भी चेंजेस आते हैं। एंड थर्ड जो होता है वो आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी गैस भी निकलता है। अच्छा, अब जहाँ पे गैस निकलता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। अब यहाँ पे बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर में भी चेंज होता है, ठीक। सो ये चार चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शंस होने के बाद। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है कि चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा एंड चेंज इन टेम्परेचर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई कि चेंज इन स्टेट क्या होता है, चेंज इन कलर, ये सारी रिएक्शन के बाद ये चेंजेस आते हैं प्रोडक्ट के बीच, प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं रिएक्टेंट से, जो अगर मान लो उसका उसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट की हो रहा है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, उसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब हीट रिलीज होता है तो फिर वहाँ पे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे रिएक्शन में हीट को इवॉल्व किया जाता है, जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसमें हमें पता चलेगा कि हम उसमें हीट को क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं बाय थ्री मेथड्स, लाइक बाय हीटिंग, बाय सनलाइट और बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन तरीके से होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हम पढ़ ले केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले मैग्नीशियम का ही बता रहे थे। चलो यहाँ पे हम करते हैं ऑक्सीजन का, वाटर का रिएक्टेंट जब बनाते हैं तो H2 + O2, जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है H2O, ठीक है। ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है किसका, केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब ये बैलेंस नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस, ये भी गैस के स्टेट में और यहाँ पे भी गैस के स्टेट में होता है। तो इसमें क्या होता है, H2 + O2 जब रिएक्ट करता है तो बैलेंस तो है नहीं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स, जो एटम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक है, लेकिन अरे हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, एक है, लेकिन एटम कितने हैं, दो है। यहाँ पे हम जब बात करें एटम कितने ऑक्सीजन के, तो दो है, लेकिन जब यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन के दो है बट ऑक्सीजन के कितने हैं, एक ही है। सो हमें यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करो कि 2 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के एटम कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं।
बट यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आइटम कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 2 ही हैं। सो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है हमारा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मैंने अभी बताया कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। अभी इसी को वैसे अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये देख लो कि हाइड्रोजन गैस और इसके साथ जब एक चीज़ और है इसमें, ये जो कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या कम्बिनेशन रिएक्शन है, और इसमें निकलता है हीट रिलीज होती है, ठीक है। यानी ये जो पूरा जो वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट रिलीज होता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या लेते हैं, लाइक फेरस लेते हैं यानी आयरन लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे फेरस को तो हमारा फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जब Fe को हम रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ, तो हमारा क्या बन रहा है, फेरस ऑक्साइड बन रहा है यानी Fe3O4 प्लस H2 रिलीज कर रहा है। H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब बात आती है फेरस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म का होता है और H2 सीधे सी बात है लिक्विड है। Fe3O4 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सॉलिड फॉर्म होगा। और यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गैस। सो यहाँ पे अब फेरस है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे बना फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब ये चीज़ बना अब यहाँ पे हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये टेबल बनाया है हमने, यहाँ पे रिएक्टर हैं जो भी है, क्या एलिमेंट्स हो गए जो भी इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट रिएक्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं फेरस का कितना है। चलो फेरस एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन सा यूज हो रहा है, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन सा यूज हो रहा है, ऑक्सीजन। ये 3 है एलिमेंट जो कि इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। तो फेरस यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, बट यहाँ पे फेरस कितना है, यहाँ पे ये देखो ये कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। सो अब यहाँ पे जो फेरस है इस साइड प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा है 3 है, 3 एटम्स है किसके, फेरस के। ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, और हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम। चलो भैया यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यानी ये तो फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फेरस में हम क्या करें कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, तो यहाँ पे भी 3 हो जाए, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 एटम्स ऑफ फेरस यहाँ पे रिएक्टेंट में हो गया, और प्रोडक्ट में भी 3 एटम्स हो गए किसके, फेरस के। चलो अब बात करते हैं, हाइड्रोजन भी ओके है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि चलो ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 हो गया, रिएक्टेंट में भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4 हो गए, और प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ जो एटम है ऑक्सीजन के वो भी 4 हो गए। बट यहाँ पे हाइड्रोजन का तो 8 हो गया ना रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन का जो एटम्स हो गए वो 8 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 2 ही है। तो सो यहाँ पे हमने जब हमने रिएक्ट करा तो यहाँ पे 4 से भी मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गए। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी इक्वल हो गए किसके, फेरस के, नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फेरस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ये जो हमने मेथड यूज किया, ये कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसमें कि हमने क्या करा, चेक करा और उसके बाद उसको बैलेंस करने की कोशिश करी। सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय सिंपलिक फॉर्म में, वैसे इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी निकालना आ गया। नंबर ऑफ एटम्स हमें ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के होने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गया। अब स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं वो एक बार बता देते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे।
लाइक फर्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ जब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चारों हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक्स, बाय।